तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? आर्टिकल 62 तक, 62 भाग 5 में संघ पढ़ रहे थे। हमने कहा हमने राष्ट्रपति पढ़ा था ऊपर ऊपर, ज़्यादातर मेन चीज़ें, बीच बीच में अभी राष्ट्रपति के बारे में आती रहेंगी जो भी जानकारियाँ हैं, ठीक है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट किया था, 62 तक पहुँच गए थे। एक बार रिवीजन करते हैं थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। आर्टिकल 52 में क्या है? पद की व्यवस्था है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है? ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका होगी उसका हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति, यह आर्टिकल 53 में कहा गया। आर्टिकल 54 में चुनाव की बात की गई है कि निर्वाचन, ठीक है, इलेक्शन की बात है तो निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है विस्तार नहीं करते हैं। आर्टिकल 55 में बताइए रीति, निर्वाचन कैसे होगा उसकी पद्धति की बात की गई है, एकल संक्रमणीय पद्धति से। आर्टिकल 56 में क्या है? पदावधि, क्लियर है। आर्टिकल 56 हो गया। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 58 में आहारताएं जिसे योग्यताएं कहते हैं। आर्टिकल 59 में शर्तों की बात की गई है। आर्टिकल 60 में शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग के बारे में हमने बताया था विस्तार से। और आर्टिकल 62 में रिक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 62 में क्या है? कैसी रिक्ति? यदि अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में कितने माह के अंदर पद भर जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर पद की व्यवस्था हो जानी चाहिए, यानी उस पद पर राष्ट्रपति आसीन हो जाना चाहिए। क्लियर है बात? 6 महीने से पहले, ठीक। अब आर्टिकल 63 पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 यहां से शुरू हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। क्लियर है? तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया? कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये संविधान में कहा गया कि पद की व्यवस्था, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, क्लियर है ना बात? जैसे 52 आर्टिकल में क्या कहा गया था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या है? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में क्या है बताइए? राज्यसभा का पदेन सभापति, क्लियर है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, पदेन सभापति, क्या राज्यसभा का ये सदस्य होता है? क्या ये राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति? नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता। पूरे संविधान में एकमात्र ऐसा पद है उपराष्ट्रपति का कि ये देखिए, राज्यसभा का हेड होता है, सभापति होता है, मुखिया होता है राज्यसभा का, लेकिन इस सभा का सदस्य नहीं होता। क्लियर है ना बात? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए वह कौन सा पद है, ये वह कौन होते हैं जो उस कहेंगे कि उस सभा का या उस डिपार्टमेंट का सदस्य न होते हुए भी उसका अध्यक्ष होता है? तो मात्र एक उपराष्ट्रपति है। क्लियर है? राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे आगे। आर्टिकल कौन सा बताइए? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में बहुत अच्छे से समझेंगे राज्यसभा के बारे में। 81 में लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में। इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे, फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी विस्तार नहीं करते यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, फिर 80 में अभी करेंगे। ठीक है, राज्यसभा क्या होती है?
वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी 80 आर्टिकल जब पहुंच जाएंगे। तो 64 में ये बात कह दी गई कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये उपराष्ट्रपति के बारे में ही चल रही हैं, तो हम लिख नहीं रहे उपराष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है बताइए? फिर बात, ठीक है, रिक्ति की बात की गई है या अनुपस्थिति की बात की गई है? यदि राष्ट्रपति अब्सेंट हैं अनुपस्थिति की स्थिति में, किसी कारणवश ये कहां चले गए, मान के चलिए बाहर चले गए, ऐसा हो जाता है ना, और बहुत जरूरत है कि राष्ट्रपति महोदय के साइन की, ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि अगर ये पद खाली है या नहीं है राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। यह आर्टिकल 65 में स्पष्ट कहा गया। बात क्लियर है कि नहीं? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनका पदभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति साइन कर देंगे किस हैसियत से? राष्ट्रपति की हैसियत से। ठीक। आर्टिकल 66 में क्या कहा गया है बताइए? आर्टिकल 66 में क्या कहा गया? क्लियर है? तो इनके निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 67 में क्या कहा गया? पदावधि। ठीक है, अब थोड़ा सा रुकते हैं यहीं पर। ठीक है, दो चीजें। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन लोग करते हैं? उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का तो हो गया ना। अच्छा, राष्ट्रपति का कौन करते हैं? पहले राष्ट्रपति का हो जाए। ठीक है, हमने कहा कि संसद के दोनों सदन और विधानसभा के भी सदस्य, वो भी कैसे? निर्वाचित। राष्ट्रपति के उसमें निर्वाचित होते हैं तीनों के तीनों। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, वो भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं होते। ये राष्ट्रपति की बात है। बात आती है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? हमने कहा लोकसभा प्लस राज्यसभा, के सभी सदस्य। क्लियर है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें निर्वाचित मनोनीत से कोई लेना देना नहीं, जितने भी सदस्य होंगे सभी भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में मात्र निर्वाचित भाग लेते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। बताइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो सीधे ऑप्शन में आएगा लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत, या कह देगा कि निर्वाचित, एक ऑप्शन। दूसरा कहेगा लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित, या लोकसभा और राज्यसभा के मात्र मनोनीत सदस्य या निर्वाचित सदस्य, ऐसे ऑप्शन करके देगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य, वो सभी भाग लेते हैं। ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो राष्ट्रपति का पूछा जाता है। क्लियर है बात? ठीक। आर्टिकल 67 में क्या कहा गया? पदावधि की बात की गई है। बताइए पदावधि कितने साल की होती है? 5 साल। क्लियर है ना? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति महोदय का भी पदावधि, जो पद होता है, वो निर्वाचित होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 में क्या है? फिर रिक्ति की बात कर दी गई।
भ्रमित होते हैं रिक्तियों में कि कितनी रिक्तियां आ रही हैं। 62 में रिक्ति, 65 में रिक्ति, 68 में रिक्ति। तो 68 में जो रिक्ति है बताइए किससे संबंधित है? इसमें यह कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति यदि नहीं है, अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाती है या पद त्याग कर देते हैं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में पद खाली हो जाएगा कि नहीं? तो वो पद कितने दिनों के अंदर भर जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। क्लियर है ना? 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर पद भर जाना चाहिए। बात सही है ना? आर्टिकल 62 में क्या कहा गया था? यदि वो राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, पद त्याग कर देते हैं, ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर भर जाना चाहिए राष्ट्रपति का पद। वही बात 68 में कही गई है कि यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश से पद से हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं या खुद त्याग पत्र देते हैं, ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर ये पद की व्यवस्था हो जानी चाहिए उपराष्ट्रपति। बात क्लियर है? साफ है? आर्टिकल 69 पे आते हैं। बताइए आर्टिकल 69 में क्या है? बहुत सही, हमने कहा शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान की बात आर्टिकल 60 में की गई थी और उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान की बात जो की गई है 69 आर्टिकल में की गई है। ये शपथ लेते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत? 69 आर्टिकल के तहत लेते हैं। आगे बढ़े, आर्टिकल 70 में क्या है बताइए? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आर्टिकल 70 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताइए क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाहन। ठीक है, हाँ, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति का निर्वहन होता है। क्लियर? एक और आर्टिकल ये एग्जाम में पूछता है, आर्टिकल 71 पूछता है एग्जाम में। जो मेन आर्टिकल है वो हम आपको बताए दे रहे हैं कि आर्टिकल 71 बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे एग्जामों के लिए। नॉर्मल एग्जामों के लिए तो ये यहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन, वनडे एग्जामों में, लेकिन अच्छे एग्जामों में यहां से पूछता आर्टिकल 71 में क्या है बताइए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नहीं? और उसमें विवाद पैदा हो जाता है। कभी ऐसा हो जाता है क्या संशय की स्थिति कि गड़बड़ी हो गई? और ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये सीधे बात कहाँ जाती है? कौन सुलझाएगा? संसद, न्यायालय। ये बात न्यायालय में जाएगी संशय की स्थिति में। तो निर्वाचन की बात की गई है, राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का। निर्वाचन में संशय, यदि संशय की स्थिति हो गई कि कहीं गड़बड़ी हुई है,
ऐसी स्थिति में ये मामला कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में जाएगा। इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय ही करेगा, अन्य न्यायालय नहीं करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसी के यहाँ जाएगा विवाद की स्थिति में, अन्यथा दोबारा से इसको देखा जाएगा और चेक होगा और इसके बाद गिनती होगी दोबारा से। ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 71 के तहत ये बात कही गई है और इस तरीके से हमने पढ़ लिया 63 से 71 तक के आर्टिकल पढ़ लिए। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आगे आ रहा है, उसे देखेंगे। बताइए आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के बारे में क्या आप जानते हैं? अच्छा, आर्टिकल 72 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 72 है, आप तो सीधे क्षमादान लिख लीजिए। ये किसको शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और आर्टिकल 72 के तहत वो शक्ति कौन सी है? क्षमादान की है। अच्छा, क्षमादान किस चीज के? क्षमादान सीधे फांसी पे पहुंच गए। मान के चलिए किसी अपराधी को कितने वर्ष की सजा मिल गई? 6 वर्ष की सजा मिल गई। मान के चलिए 6 वर्ष की, 6 वर्ष के या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास यदि मिल गया है तो बताइए उसे क्या कर सकते हैं? आजीवन कारावास को ठीक है कम कर सकते, 6 वर्ष में परिवर्तित कर सकते, 6 माह के लिए परिवर्तित कर सकते उस सजा को, और पूरी तरीके से भी माफ कर सकते हैं। ये शक्ति है एक चीज। दूसरी चीज, और ये शक्तियां तो राज्यपाल के पास भी होती हैं, ठीक है। ये शक्तियां राज्यपाल के पास भी होती हैं। जो अभी हमने बताया ना, मात्र एक शक्ति राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा होती है। वो कौन सी है? नहीं, वो होती है मात्र फांसी। मृत्यु को माफ ये कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते। अगर किसी भी हाई कोर्ट में मृत्यु यानी फांसी की सजा सुना दी गई है तो राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, मात्र कौन माफ कर सकते? राष्ट्रपति। उसे कुछ समय के लिए सजा के प्रावधान कर सकते या पूरी तरीके से भी माफ कर सकते। ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है आर्टिकल 72 के तहत। क्लियर है? एकमात्र यही है राष्ट्रपति जी महोदय ही हैं जो फांसी को माफ कर सकते, टाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, विदेशों के संविधान की बात नहीं कर रहे, मात्र भारत के संविधान की बात कर रहे हैं कि मात्र एक व्यक्ति हैं राष्ट्रपति महोदय जो फांसी को भी माफ करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से तो कहा जिनके संबंध अगर राष्ट्रपति से है ना तो ये समझ लीजिए कि वो आम इंसान है ही नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 72 ठीक है, क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 73 में बताइए क्या है? आर्टिकल 73 में कार्यपालिका, हाँ ठीक है, पूरा लिख लीजिए। संघ की, बाकी संघ ही पढ़ रहे हैं, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, ठीक है, ये चीज है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, बताइए कहां तक है शक्ति का विस्तार कार्यपालिका का? जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो कहां तक है? क्या आपने अनुसूची पढ़ी है? कौन सी? सभापति राज्य दोनों में इसका। हाँ, जब आप अनुसूची 7 अच्छे से पढ़ लेंगे ना, हमने 12 की 12 अनुसूची पढ़ाएंगे ना, उसमें 7वीं अनुसूची देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है। हमने कहा उनमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ जो सूची होगी उस पर किसका होगा कब्जा? संघ की कार्यपालिका का।
राज्य सूची में किसका? राज्य की कार्यपालिका। हम पढ़ रहे हैं संघ की कार्यपालिका, तो संघ सूची में जितने विषय थे, संघ सूची में कितने विषय थे? मूल संविधान में 97 विषय थे, जो वर्तमान में कितने हो गए? 100 विषय हो गए। बात क्लियर है? हमने कहा एक आती है सूची समवर्ती, इसमें भी उसका विस्तार है, शक्ति है संघ की कार्यपालिका का। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? मात्र 47 विषय थे, जो वर्तमान में कितने विषय हो गए? 52 हो गए, 5 बढ़े थे। और इस प्रकार से यह है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो भी कार्यपालिका कार्य करेगी वो इतने विषय पर कार्य करेगी। क्लियर है? 100 तो अपने रिजर्व हैं उसके, कोई नहीं इस पे कर सकता संघ की कार्यपालिका के अलावा। और जो ये 52 है, 52 में दोनों करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों 52 विषय। 52 विषय जानते हैं, क्षेत्र जानते हैं, एरिया किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा कि एक विषय हो गया शिक्षा, इनकी बात की गई, ऐसी चीजें हैं, ऐसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कर दिया गया। इतने क्षेत्रों पे ये संघ की कार्यपालिका कार्य करती है। कितने हो गए टोटल? 152। इतने कार्यपालिका इतने विषयों पर कार्य करती है। नहीं, बिल्कुल आती है, लेकिन इसका है ना 152 तो कहेंगे ना। अच्छा, जो 52 है ना समवर्ती में, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करती है। जब दोनों करती है तो 52 विषय पर तो इसका भी तो है। अच्छा, जब दोनों का विवाद की स्थिति आ जाएगी, समवर्ती का ये, यदि विवाद की स्थिति आ गई तो बताइए कौन कार्य करेगा? फिर हमने कहा फिर संघ की कार्यपालिका की बात मानी जाएगी। विवाद की स्थिति में राज्य की कार्यपालिका एक तरफ हो जाएगी। क्लियर है ना? चलिए, ये बात भी हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 74 पे। आर्टिकल 74 समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या है? मंत्री परिषद की बात की गई है। अच्छा, मंत्री परिषद की बात की गई है यदि, तो किसके लिए होगी मंत्री परिषद? बताइए। ठीक है, लिख लीजिए बहुत अच्छे से। यह भी राष्ट्रपति का ही आर्टिकल है एक तरीके से। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्लियर है? अब तो बात समझ गए होंगे कि जो मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती है वो किस लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। अच्छा, आपको बता दें कि आप लोगों ने कहानियाँ तो पढ़ी ही होंगी, अकबर, बीरबल, ऐसे बहुत सी, और आजकल तो टीवी शो भी आते हैं तो उसमें देखा होगा। जो राजा होते हैं ना, तो क्या राजा के अगल बगल भी कुछ लोग होते हैं? वही तो होता है उनका मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद होता है ना। वो लोग किस लिए होते हैं? सिर्फ सलाह देंगे ना, यही बात होती है ना। सलाह देते हैं राजा को कि ऐसा करना, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, यही चीज है ना। वही चीज ये है, यहां पर राजा कौन है? राष्ट्रपति हेड है। हमारे संविधान ने कह दिया कि हमारे हेड कौन है? भारत में प्रमुख व्यक्ति हैं राष्ट्रपति। हमने कहा बंधन में जरूर बांध दिया गया है उन्हें, नहीं तो सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इनका ये शक्तियों का उपयोग कौन करते? प्रधानमंत्री करते। वो एक अलग बात है। यही ये जो चीज है ना वर्तमान में चल रही है, ये किसकी देन है? हमारे इतिहास में मराठाओं की देन है। हमारे इतिहास, जब इतिहास पढ़ेंगे ना, मराठाओं की देन है। कैसे मराठाओं की देन? हमने कहा वहां एक छत्रपति होते थे, ठीक है। छत्रपति साहू जी का नाम सुना हो,
छत्रपति वही मेन राजा होते थे, उनके अंडर में और व्यक्ति होते थे जिसे मंत्री परिषद कहते हैं ना, तो उसमें एक पद बनाया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री का, और पूरी शक्तियां उन्हीं के पास आ गई। आप नाम सुनेंगे मराठाओं में तो वो जो प्रधानमंत्री हैं बने रहे ना, सम्राट का नाम नहीं आता जो मेन रहता है राजा, उनके नाम आते हैं जो प्रधानमंत्री रहते हैं। जैसे बाजीराव, पेशवा, पेशवा का नाम सुना है ना, पेशवा, तो प्रधानमंत्री, पेशवा का पद ही तो निर्मित किया था, ठीक है, आप लोगों ने सुना, हाँ यही चीज है, तो पेशवा ही तो प्रधानमंत्री होता था, ये पद दमदार होता था और वो ये ही शासन करते थे, ठीक है। बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी, ठीक है, हाँ तो वही चीज है। तो वो राजा नहीं थे, अगर आप लोग राजा कहे तो राजा नहीं थे, वो पेशवा थे। जैसे यहाँ कौन है राजा, राष्ट्रपति, लेकिन कार्य ये नहीं करते, नाम किसका होता है, पूरा नियंत्रण कौन करते, प्रधानमंत्री। तो बात समझ लीजिए कि मराठाओं से ही ये लिया गया है यहाँ पर एक तरीके से, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, हम बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री को देखकर लिया जाता है, ठीक है। हमने हमारे पूर्व में कैसा होता रहा है तो उसी के आधार पर चला रहे हैं शासन। बाकी ये ब्रिटेन की देन है एक तरीके से, राष्ट्रपति को हेड बना देते हैं लेकिन कठपुतली मात्र, ठीक है, कठपुतली मात्र ब्रिटेन की देन है। बाकी ऐसा हो चुका है, ये ब्रिटेन से जरूर ले रहे हैं लेकिन ऐसा हो चुका है भारत में भी, और हमने बता दिया मराठा का उदाहरण, ये चीज़ें। आर्टिकल 74 में ये चीज कही गई है कि मंत्री परिषद होगी, एक पद की बात की गई है कि मंत्री परिषद होगी। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। दो शब्द आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे और आपके उसमें किताबों में भी लिखा मिलेगा। कभी कभी मंत्री परिषद कहेगा तो कभी कभी मंत्रिमंडल कहेगा। मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्री परिषद क्या होता है। हमने कहा मंत्रिमंडल, मंत्रियों का जो मंडल होता है मंत्रिमंडल, और मंत्रियों का जो परिषद होता है तो वो मंत्री परिषद होती है, ऐसे तो कहेंगे। बात तो मंत्री की है। हमने कहा ये जो मंत्रिमंडल होता है ना, तो ये मेन होता है। आपने अभी नाम सुना कैबिनेट मंत्री, पूरी शक्तियां कैबिनेट मंत्री के पास होती हैं, और कैबिनेट मंत्रियों का जो ग्रुप होता है ना, वो होता है मंत्रिमंडल। मात्र कैबिनेट मंत्रियों का ग्रुप होता है मंत्रिमंडल, और इसके अलावा जो अन्य सभी मंत्री मिल जाएंगे तो वो मंत्री परिषद कहलाएगी। मंत्री परिषद बड़ी होती है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होते, प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों के। लेकिन इसमें अन्य मंत्री भी हो जाते हैं। मंत्री कौन कौन से होते हैं बताइए, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 4 प्रकार के। बताइए कौन कौन से हैं। एक सबसे पहले कैबिनेट मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। दूसरे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री हो गए। तीसरे बताइए, उप मंत्री, बिल्कुल है। और चौथा स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री ये होते हैं। इतने प्रकार मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद बनते हैं। इनके मुखिया कौन होते हैं, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारा मुखिया कौन है, और वो आपस में जब डिसाइड कर लेते हैं, फिर हमारे राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। किसको, प्रधानमंत्री को। हम नहीं प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। प्रधानमंत्री को हम नहीं चुनते हैं। कौन, ये हम तो चुनते हैं किसे, सांसदों को। और सांसद जब जीत जाते हैं, जो बहुमत होगा जिन सांसदों का, वो आपस में कर लेंगे कि हम अपना मुखिया किसे बनाएं। जब वो आपस में डिसाइड कर लेंगे तो उसके प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। और वो पढ़ेंगे हम आर्टिकल 75 में।
क्लियर है? ये बात सिर्फ एक पद की बात की गई है, दिमाग में बैठा लीजिए। 74 जो आर्टिकल है मात्र पद की बात की गई है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे, बताइए प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो हमने कहा 74 आर्टिकल में। चाहे प्रधानमंत्री का, क्या मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री नहीं होते? होते हैं ना। जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं वो सभी मंत्रियों के पद की व्यवस्था आर्टिकल 74 में की गई है। बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो 75 पे चलिए। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी होते हैं, तो इनके पद की बात की गई है कि ये लोग होंगे और किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होंगे। ये पद की बात की गई है मंत्रिपरिषद की कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए रखना जरूरी है। अब आर्टिकल 75 पे आते हैं। आर्टिकल 75 में क्या है? ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, चलिए हमने अभी देखा 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी कि नहीं? और जब मंत्रिपरिषद होगी किसको सलाह देने के लिए? राष्ट्रपति को। तो क्या राष्ट्रपति ही तो नियुक्त करेगा? एक राजा जो होते थे, मान के चलिए राजा होते थे पहले, तो राजा क्या अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही तो रखता था ना। यहां थोड़ा सा बात, एक चीज अलग हो जाती है विश्वास पात्र की। यहां पर अपने विश्वास पात्र नहीं चलते, ये लोकतंत्र है और इसमें चुनाव होते हैं। जिनकी बहुमत आएगी तो उन व्यक्तियों में से आपस में डिसाइड करेंगे कि हमारा मुखिया कौन होगा, और वो कहलाएगा क्या? प्रधानमंत्री। जब वो आपस में कह देंगे कि हम में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो निखर के आ रहा वो ये व्यक्ति है, तो उसे राष्ट्रपति क्या बना देंगे? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, हेड हो गए। अपना विश्वास पात्र कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं चलेगी। बात तो यही है कि हेड है इनके, तो सबसे पहले इनको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे ना, तो शपथ दिलाएंगे और नियुक्ति भी राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन आएंगे? प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री को सबसे पहले नियुक्ति, यहां नियुक्ति की बात की गई है, स्पष्ट दिमाग में बैठा लीजिए। 74 में पद की बात की गई है मंत्रिपरिषद के, और यहां नियुक्ति की। तो सबसे पहले राष्ट्रपति नियुक्त किसे करेंगे? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, और जब नियुक्त कर देंगे, ये शपथ ले लेंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री कहेंगे कि भैया आपके जो सबसे विश्वास पात्र हैं वो हम बताएंगे कि कौन है। आप अपने मन से नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं इसको लाओ भाई, इसको गृह मंत्री बनाना है, तो फिर नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति दूसरे व्यक्ति को, उसको शपथ दिलाएंगे और इसे कह देंगे चलो ये भाई गृह मंत्री हो गए। फिर कहेंगे प्रधानमंत्री कहेंगे इसको राष्ट्रपति बनाना है, तो उसको राष्ट्रपति की शपथ दिला देंगे। राष्ट्रपति कह रहे हैं, रक्षा मंत्री की शपथ दिला देंगे। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबसे पहले उनको कह देंगे कि चलिए इनको बनाते जाइए। तो प्रधानमंत्री ही जिनको कहेगा उन्हीं की शपथ नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात क्लियर है? तो नियुक्ति की बात आर्टिकल 75 में की गई है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आज के लिए यहीं तक सीमित रखें, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा नया टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। महान्यायवादी आ जाएंगे, इस वजह से यहीं पर सीमित करते हैं, ठीक है।
ठीक है, जाते जाते 4 लाइन सुनाते हैं, ठीक है, 4 लाइन। एक जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो हमारे उर्दू सर थे, उन्होंने 4 लाइनें बोली थी और बहुत अच्छी लाइन। और जब भी हमारा वो होता था तो हम स्कूल में क्या करते थे, ये पंक्ति ज़रूर बोलते थे। उसके अर्थ जो है तो बहुत अच्छे अर्थ हैं। बसर राजे दिली कहकर जुलीलो ख्वार होता है, और निकल जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता है। अब मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, अगर हम मान के चलिए हम एटीट्यूड में रहेंगे, अगर अपने एटीट्यूड में रहेंगे ना तो हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप लोग भी जानते होंगे। एक दाना होता है ना, आप लोग जानते होंगे, अनाज का हो या किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, अगर एक दाना होता है, जब तक उसमें ज़मीन में नहीं उसे गाड़ा जाएगा, ठीक है, तब तक क्या वो उगेगा क्या? तो वही चीज़ है कि अपने एटीट्यूड को जो है ना बिल्कुल दबा के रखना है, और अपने आप को अगर मिटा दे अपनी हस्ती को, जब तक अपनी हस्ती को नहीं ये सोचेंगे ना हस्ती है हमारी बहुत, वो पूरी तरीके से मिटाना पड़ता है। ये शिक्षा है, और यहाँ इसी तरीके से चलना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं हैं और हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है, ये चीज़ है। तो वही कहते हैं कि दाना जब तक खाक में नहीं मिलता तब तक गुल गुलजार नहीं होता, ठीक है, वो उगता नहीं है न फूलता खिलता है। ये चीज़ें कही गई हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है।